नमस्कार साथियों, आप सभी साथियों का एक बार फिर से एक और नई वीडियो के साथ आपके अपने YouTube चैनल RJ तेरा स्टडी पॉइंट में स्वागत है। तो साथियों, आज अपने राजस्थान जिला दर्शन की क्लासेस स्टार्ट करने जा रहे हैं और आज अपने इस श्रृंखला में पहला जिला पढ़ेंगे श्री गंगानगर। तो दोस्तों, इस जिला दर्शन श्रृंखला में अपने राजस्थान कला संस्कृति, राजस्थान भूगोल और राजस्थान इतिहास यानी कि लगभग पूरा राजस्थान जी के जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण होगा वह सारा पढ़ेंगे। साथियों, यह जिला दर्शन की जो क्लासें हैं वह आप राजस्थान की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने हेतु ले सकते हैं, क्योंकि राजस्थान लेवल की जो भी भर्तियां हैं उनमें सभी में राजस्थान जी के पूछा जाता है और अपने जो है 80% तक राजस्थान जी के जिला दर्शन के माध्यम से कवर कर लेंगे और जो 20% बचेगा वो अपनी अलग से कला से लगाकर पढ़ लेंगे। इसलिए साथियों, अगर आप पूरा राजस्थान जी के पढ़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर ऑन कर लें, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप हमसे यूं ही जुड़े रहें। ठीक है। और साथियों, यहाँ पे जो प्री BSTC 2022 की तैयारी करने वाले साथी है वो थोड़ा सा ध्यान देवें। अगर आप यह जिला दर्शन की जो श्रृंखला है इसे पूरा पढ़ लेते हैं, यानी 33 जिले पूरे हम करवाएंगे, उन्हें आप पूरा पढ़ लेते हैं, तो आप BSTC एग्जाम में जो राजस्थान जी के क्वेश्चन आते हैं 50 उनमें से 45+ क्वेश्चन सही कर सकते हैं। क्योंकि BSTC जो है आपको पता है छोटे लेवल का एग्जाम है और इसमें इसी लेवल के प्रश्न पूछे जाते हैं जो अपने इस जिला दर्शन की श्रृंखला में पढ़ेंगे। तो जो भी साथी BSTC 2022 की तैयारी कर रहा है वह 33 जिलों की सभी क्लास से ज़रूर ज्वाइन करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि वह भी हमसे जुड़कर इस 33 जिलों की जो श्रृंखला है इसे पढ़ सकें और अपना प्री BSTC एग्ज़ाम में राजस्थान जीके के सभी प्रश्न सही कर सकें। ठीक है। तो आइए साथियों, देखते हैं राजस्थान जिला दर्शन श्रृंखला का पहला जिला श्री गंगानगर। तो देखिए साथियों, ये है अपना श्री गंगानगर जिला। श्री गंगानगर जिले के बारे में पहले अपने महत्वपूर्ण तथ्य पढ़ेंगे और उसके बाद में प्रश्न पढ़ेंगे महत्वपूर्ण, और प्रश्न से संबंधित जितनी भी बातें होगी वो सारी पढ़ेंगे और उसके 4 ऑप्शन जो है उन ऑप्शनों की भी सारी बातें पढ़ेंगे। तो देखिए, राजस्थान का जिला पहला जिला दर्शन श्री गंगानगर। श्री गंगानगर को बोला जाता है साथियों अन्न का भंडार या अन्न का कटोरा। क्यों बोला जाता है? क्योंकि राजस्थान में सर्वाधिक गेहूं उत्पादन वाला जिला कौन सा है? श्री गंगानगर है। ठीक है। तो जहाँ पे सर्वाधिक गेहूं होगा, गेहूं मतलब अन्न होगा, तो वो क्या हो जाएगा? अन्न का कटोरा हो जाएगा या अन्न का भंडार हो जाएगा। उसके बाद में नेक्स्ट है कि राजस्थान में नहरों से सर्वाधिक सिंचाई वाला जिला एक तो है श्री गंगानगर और दूसरा है हनुमानगढ़। ये हनुमानगढ़ मैंने इसलिए प्लस में यहाँ पे साथ में जोड़ा है कि आपको याद रखने में आसानी हो। वैसे ये हनुमानगढ़ जिला दर्शन की बात है, लेकिन यहाँ पे आपको याद रखना है कि 2 ऐसे ज़िले हैं जिनमें राजस्थान में सर्वाधिक नहरों से सिंचाई होती है। ठीक है। आगे है कि राजस्थान में अगर कुओं से न्यूनतम सिंचाई पूछी जाए, राजस्थान का ऐसा जिला जहाँ कुओं से सबसे कम सिंचाई होती है, तो वो अपना श्री गंगानगर ही है। ठीक है। आगे है राजस्थान में सर्वाधिक धूल भरी आंधियों वाला जिला कौन सा है? अपना श्री गंगानगर। यानी कि ग्रीष्म ऋतु में यहाँ पे सर्वाधिक धूल भरी आंधियाँ चलती है राजस्थान के अंदर। और आगे है राजस्थान में सर्वाधिक सिख समुदाय और सर्वाधिक अनुसूचित जाति यानी SC वर्ग वाला जिला कौन सा है? श्री गंगानगर है। अगर यहाँ पे साथियों लिखा हुआ है SC वर्ग, अगर आपके सामने आ जाए ST वर्ग, ST का मतलब होगा अनुसूचित जनजाति और SC का मतलब होगा अनुसूचित जाति। तो यहाँ पे ध्यान रखना बाकी है जो राजस्थान की प्रमुख जातियाँ और जनजातियाँ टॉपिक है राजस्थान का कला संस्कृति, वहाँ पे अपने पढ़ेंगे। ठीक है। तो यहाँ पे आपको इतना याद रखना है, सर्वाधिक सिख समुदाय और सर्वाधिक अनुसूचित जाति यानी SC वर्ग वाला जिला श्री गंगानगर राजस्थान के अंदर। राजस्थान में सूर्य की किरणों का सर्वाधिक तिरछापन कहाँ? श्री गंगानगर में। ये अपने राजस्थान भूगोल का जो टॉपिक है, राजस्थान का अक्षांशीय व देशांतरीय विस्तार, वहाँ पे अपने विस्तार से पढ़ेंगे इसे। ठीक है। कि जैसे जैसे भूमध्य रेखा से अक्षांशों की दूरी बढ़ती जाती है वैसे वैसे सूर्य की किरणों का तिरछापन बढ़ता जाता है, ये अपने वहाँ पे पढ़ेंगे। ठीक है। तो आइए साथियों आगे देखते हैं। आगे है राजस्थान स्टेट गंगानगर शुगर मिल की स्थापना।
कब हुई, या फिर RSGSM की स्थापना कब हुई। आर का मतलब राजस्थान स्टेट गंगानगर शुगर मिल, ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई। तो इसकी स्थापना के बारे में बात करते हैं तो आपके सामने साथियों 4 ऑप्शन है। आप तब तक उत्तर बताते हैं जब तक मैं इस चारों ऑप्शन का जो व्याख्या है वो कर देता हूँ। मुख्य मुख्य जो बातें हैं वो बता देते हैं, बाकी अपने आगे विस्तार से पढ़ लेंगे, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा बता देता हूँ। पहला ऑप्शन आपके सामने है 1968। 1968 की अगर बात करें तो साथियों 1968 के अंदर जो है ये दी गंगानगर शुगर मिल के अंदर चुकंदर से चीनी बनाने का कार्य प्रारंभ हुआ था। और दूसरा है ऑप्शन 2016। 2016 में दी गंगानगर शुगर मिल को गंगानगर से कमीनपुरा गांव करणपुर के अंदर स्थानांतरित कर दिया गया था। तीसरा है 1937, और 1937 ही इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। इस टाइम निजी क्षेत्र के रूप में इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है, निजी क्षेत्र के रूप में 1937 में स्थापना हुई। अगर पूछे सार्वजनिक या फिर सरकारी क्षेत्र में, तो सार्वजनिक या फिर सरकारी में हो गई थी 1956 के अंदर, ठीक है। 1956 में क्या हुआ कि ये निजी क्षेत्र में स्थापित राजस्थान की दूसरी शुगर मिल थी, और इसे राजस्थान सरकार द्वारा 1956 में अपने अधिकार क्षेत्र में लेकर सार्वजनिक क्षेत्र के रूप में शामिल करके स्थापना कर दी गई, ठीक है। तो ये बातें हो गई। इस प्रश्न का अगर सही आंसर पूछा जाए तो इस प्रश्न का सही आंसर आ जाएगा 1937। तो देखिए साथियों आगे देखते हैं, आगे अपने पढ़ते हैं जो राजस्थान स्टेट गंगानगर शुगर मिल, जिसका प्राचीन नाम दी गंगानगर शुगर मिल था, इसके बारे में अपने विस्तार से पढ़ते हैं। इसकी स्थापना अभी अभी मैंने आपको बताया 1937 में हुई निजी क्षेत्र के रूप में, ठीक है। इसका जो स्थापना हुई उस टाइम नाम क्या था, उस टाइम नाम था दी गंगानगर शुगर मिल था, ठीक है। उसके बाद में निजी क्षेत्र में स्थापित राजस्थान की दूसरी शुगर मिल थी, मैंने अभी अभी आपको बताया राजस्थान में स्थापित निजी क्षेत्र में राजस्थान की दूसरी शुगर मिल राजस्थान स्टेट गंगानगर शुगर मिल, या फिर आपके सामने लिखा आ सकता है दी गंगानगर शुगर मिल। अगर पूछे निजी क्षेत्र में स्थापित राजस्थान की प्रथम शुगर मिल कौन सी थी, तो ये थी साथियों दी मेवाड़ शुगर मिल। 1932 में इसकी स्थापना हुई थी भोपाल सागर चित्तौड़गढ़ के अंदर, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे है साथियों इसी जो गंगानगर शुगर मिल है इसी के बारे में और बातें हैं, और बातें पढ़ लेते हैं। अभी मैंने ऑप्शन में बताया था 1956 के अंदर यहाँ पे क्या हुआ, राजस्थान सरकार द्वारा अधिग्रहित या करके यानी अपने अधिकार क्षेत्र में लेकर सार्वजनिक क्षेत्र में शामिल कर दिया, और सार्वजनिक क्षेत्र में स्थापित राजस्थान की प्रथम शुगर मिल है ये दी गंगानगर शुगर मिल। अगर निजी में दूसरी, प्रथम कौन सी, दी मेवाड़ शुगर मिल 1932 भोपाल सागर चित्तौड़गढ़। 1968 में मैंने आपको बताया था चुकंदर से चीनी बनाने का कार्य यहाँ पे प्रारंभ हुआ था। 2016 में मैंने आपको बताया कमीनपुरा गांव करणपुर में इसे स्थानांतरित कर दिया। 2016 के अंदर जो इसे कमीनपुरा गांव करणपुर में स्थानांतरित कर दिया, तो इसका संचालन कब प्रारंभ हुआ था कमीनपुरा गांव करणपुर में, तो ये हुआ था 24 नवंबर 2016 को। ये तारीख महत्वपूर्ण है, याद रखना, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे नेक्स्ट प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर। इस प्रश्न का आप आंसर बताएं, तब तक मैं आपको प्रश्न और इसके चारों ऑप्शनों के बारे में बता देता हूं, ठीक है। प्रश्न ये है साथियों कि केंद्रीय कृषि फार्म सूरतगढ़ की स्थापना कब हुई। केंद्रीय कृषि फार्म सूरतगढ़ की स्थापना कब हुई। पहला ऑप्शन 1 अगस्त 1964, दूसरा ऑप्शन 15 अगस्त 1956, तीसरा ऑप्शन 20 अक्टूबर 1993 और चौथा ऑप्शन 26 जून 2013। तो पहला ऑप्शन तो है 1 अगस्त 1964। देखिए 1 अगस्त 1964 को क्या हुआ, केंद्रीय कृषि फार्म जेतसर की स्थापना हुई थी, सूरतगढ़ की नहीं हुई थी, जेतसर की स्थापना हुई थी, ठीक है। दूसरा है 15 अगस्त 1956, और यही इस प्रश्न का सही आंसर भी है। केंद्रीय कृषि फार्म सूरतगढ़ की स्थापना कब हुई, 15 अगस्त 1956। अगर 1 अगस्त 1964 आए तो वो केंद्रीय कृषि फार्म जेतसर है, और जेतसर भी अपने श्री गंगानगर के अंदर ही आगे पढ़ेंगे अपने। उसके बाद में आगे ऑप्शन है 20 अक्टूबर 1993। अगर 20 अक्टूबर 1993 की बात करें तो सरसों अनुसंधान केंद्र है सेवर भरतपुर के अंदर, उसकी स्थापना हुई थी 20 अक्टूबर 1993 को। और आगे ऑप्शन है 26 जून 2013। अगर 26 जून 2013 की बात करें तो राजस्थान राज्य की प्रथम कृषि नीति को मंजूरी मिली थी इसी दिन। तो आइए साथियों केंद्रीय कृषि फार्म सूरतगढ़ और केंद्रीय कृषि फार्म जेतसर के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे अपने। तो आइए देखते हैं केंद्रीय कृषि फार्म सूरतगढ़, ठीक है। इसकी स्थापना मैंने आपको बताया 15 अगस्त 1956 को।
इसकी जो स्थापना है केंद्रीय कृषि फार्म सूरतगढ़ की, वो रूस की सहायता से हुई थी। रूस जो देश है उसकी सहायता से स्थापित राजस्थान का केंद्रीय कृषि फार्म सूरतगढ़ है। ठीक है, एशिया का सबसे बड़ा कृषि फार्म है, भारत का ही नहीं एशिया, पूरे एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा जो कृषि फार्म है वो अपना है केंद्रीय कृषि फार्म सूरतगढ़। आगे देखते हैं केंद्रीय कृषि फार्म जेतसर। केंद्रीय कृषि फार्म जेतसर की अगर स्थापना पूछे तो मैंने आपको बताया था 1 अगस्त 1964, और केंद्रीय कृषि फार्म सूरतगढ़ की अगर पूछे तो 15 अगस्त 1956। केंद्रीय कृषि फार्म सूरतगढ़ की स्थापना तो रूस की सहायता से, और केंद्रीय कृषि फार्म जेतसर की स्थापना कनाडा की सहायता से हुई थी। ठीक है, याद रख लेना। बाकी आपको टेलीग्राम चैनल में इसकी पीडीएफ मिल जाती है, वहाँ से आप पीडीएफ डाउनलोड कर लेना और आपको नोट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वहाँ से आप डायरेक्ट याद कर लेना। टेलीग्राम चैनल अपना है RJ13 स्टडी पॉइंट नाम से, आप टेलीग्राम में जाके सर्च कर सकते हैं। सर्च के थ्रू अगर आप नहीं जुड़ पा रहे हैं तो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप अपना टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें। वहाँ पे आपको जो महत्वपूर्ण और भी स्टडी मटेरियल मिल जाता है। और अपना जो है श्री गंगानगर जिला आज कंप्लीट हुआ है तो इसकी क्विज भी आपको कल शाम तक वहाँ पे मिल जाएगी। और अपना कल टॉपिक हुआ था राजस्थान के अंदर फड़ चित्रण कला, उसकी क्विज अपने आज शाम को वहाँ पे आपको मिल जाएगी। तो साथियों टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करें। आगे देखते हैं, आगे अपना है तीसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न है श्री गंगानगर के अंदर किस प्रकार की कपास बोई जाती है। राजस्थान के अंदर 3 प्रकार की कपास बोई जाती है, अमेरिकन कपास, मालवी कपास और देसी कपास। अगर पूछे देसी कपास, देसी कपास तो आपको पता है कहाँ बोई जाती है, काली मिट्टी जहाँ पे पाई जाती है, और काली मिट्टी अपने हड़ौती क्षेत्र में पाई जाती है। हड़ौती क्षेत्र के अंदर मुख्यतः कोटा व बारां जिले में काली मिट्टी पाई जाती है। तो देसी कपास कहाँ बोई जाएगी, कोटा व बारां के अंदर बोई जाएगी। मालवी कपास, मालवी कपास है ये अपने चित्तौड़गढ़ में बोई जाएगी, चित्तौड़गढ़ में, और ये बोई जाएगी कोटा एंड बारां। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रख लेना, बाकी आपको आगे विस्तार से लिखा हुआ मिल जाएगा। ठीक है, अमेरिकन कपास ये अपने श्री गंगानगर और हनुमानगढ़, साथ में जरूर याद रखना, श्री गंगानगर और हनुमानगढ़ के अंदर अमेरिकन कपास बोई जाती है। आगे देखते हैं साथियों, इस प्रश्न का सही आंसर अमेरिकन कपास है। ठीक है, आगे है अपना राजस्थान के अंदर राजस्थान के अंदर किस किस प्रकार की कपास बोई जाती है, इसके बारे में पढ़ते हैं। तो राजस्थान में 3 प्रकार की कपास बोई जाती है, मैंने अभी आपको बताया है। पहला है अमेरिकन कपास, ये श्री गंगानगर और हनुमानगढ़ के अंदर मैंने आपको बताया था। मालवी कपास चित्तौड़गढ़ में बोई जाती है। देसी कपास कोटा और बारां में बोई जाती है। ठीक है, और एक साथ साथ याद रख लेना, कृषि से संबंधित अपने बातें कर रहे हैं तो, और कपास से, मुख्यतः कपास से संबंधित बात हो रही है, तो केंद्रीय कपास अनुसंधान केंद्र भी अपने श्री गंगानगर जिले के अंदर ही है। देसी कपास वैसे तो बोई तो कोटा और बारां में बोई जाती है, लेकिन अमेरिकन कपास श्री गंगानगर और हनुमानगढ़ जिले में बोई जाती है। और केंद्रीय कपास अनुसंधान केंद्र जो है वो अपना श्री गंगानगर जिले के अंदर है, ध्यान में रखना। ठीक है, आगे अपने देखते हैं, आगे अपनी स्क्रीन पर चौथा प्रश्न है। चौथा प्रश्न क्या है, चौथा प्रश्न ये है कि राजस्थान का प्रथम सुपर थर्मल पावर स्टेशन कहाँ स्थापित किया गया। गजसिंहपुर के अंदर स्थापित किया गया, कर्णपुर में स्थापित किया गया, या जेतसर में स्थापित किया गया, या फिर सूरतगढ़ में स्थापित किया गया। आप सभी को पता है कि जो केंद्रीय ये राजस्थान का प्रथम सुपर थर्मल पावर स्टेशन है ये सूरतगढ़ के अंदर स्थापित किया गया। तो जो इस प्रश्न का सही आंसर क्या है, सूरतगढ़ है। अब आपके सामने 3 ऑप्शन और बच गए, जेतसर, गजसिंहपुर। गजसिंहपुर में क्या है, गजसिंहपुर जो है ये साथियों ध्यान रखना, राजस्थान के अंदर कृषिगत औजारों के लिए प्रसिद्ध स्थान जो है वो गजसिंहपुर श्री गंगानगर है। ठीक है, कर्णपुर, कर्णपुर में शुगर मिल है, आपको बताया था मैंने अभी 2016 के अंदर इसका स्थानांतरण किया गया था श्री गंगानगर से। और जेतसर, जेतसर के अंदर अभी आपको बता के गया हूँ केंद्रीय कृषि फार्म है। आगे अपने देखते हैं इस प्रश्न का सही आंसर, इस प्रश्न का सही आंसर है सूरतगढ़। आगे देखते हैं, आगे है अपना सूरतगढ़ सुपर थर्मल पावर स्टेशन। सूरतगढ़ थर्मल पावर सूरतगढ़ सुपर थर्मल पावर स्टेशन के बारे में जो भी महत्वपूर्ण बातें होंगी वो अपने सारी पढ़ेंगे।
तो यह जो सूरतगढ़ के अंदर भी कहाँ है, सूरतगढ़ के अंदर ठुकराना गांव सूरतगढ़ में ये है क्या, सूरतगढ़ सुपर थर्मल पावर स्टेशन। यहाँ पे 1500 मेगावाट की 6 इकाई है, यानी कि एक इकाई है जो वो 250 वाट की हो गई, 6 इंटू 250 बराबर 1500। सूरतगढ़ सुपर क्रिटिकल तापीय विद्युत परियोजना भी यहाँ पर एक स्थापित की गई है। ये तो है सूरतगढ़ सुपर थर्मल पावर स्टेशन ठुकराना गांव सूरतगढ़ के अंदर। यहाँ पे 1500 मेगावाट की 6 इकाइयाँ, यानी एक इकाई 250 वाट की। और इसी सूरतगढ़ सुपर थर्मल पावर स्टेशन के अंदर सूरतगढ़ सुपर क्रिटिकल तापीय विद्युत परियोजना स्थापित की गई थी, स्थापित की गई है। यह जो है इसके अंदर 7वीं और 8वीं इकाई लगाई गई थी। 660 वाट की एक इकाई है, ये तो है 250 वाट की 6 इकाई है, लेकिन यहाँ पे 2 इकाई है, वो एक इकाई है 660 वाट की। और इसका जो शिलान्यास है या फिर लोकार्पण है, ये सोनिया गांधी के द्वारा की गई, जो कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष है। ठीक है, अगर आपसे पूछे सूरतगढ़ से संबंधित अपनी बातें करें तो सूरतगढ़ से संबंधित एक और बात पढ़ लेते हैं। केंद्रीय पशु प्रजनन केंद्र जो है वो सूरतगढ़ के अंदर है। ठीक है, आगे देखते हैं अपने। आगे है साथियों 5वां प्रश्न, क्या है 5वां प्रश्न, गुरुद्वारा बुढ़ा जोहड़ मेला कब भरता है। गुरुद्वारा बुढ़ा जोहड़ मेला कब भरता है। पहला ऑप्शन है कार्तिक पूर्णिमा, दूसरा ऑप्शन है श्रावण अमावस्या, तीसरा ऑप्शन है मार्गशीर्ष पूर्णिमा और चौथा ऑप्शन है चैत्र अमावस्या। तो साथियों यहाँ पे ध्यान देना, पहला ऑप्शन तो है कार्तिक पूर्णिमा। कार्तिक पूर्णिमा को क्या होता है आपको पता है, कपिल मुनि का मेला भरता है कोलायत बीकानेर के अंदर। ठीक है, और श्रावण अमावस्या, श्रावण अमावस्या इस प्रश्न का सही आंसर है, यानी कि श्रावण अमावस्या को गुरुद्वारा बुढ़ा जोड़ का मेला भरता है। वैसे तो यहाँ पर जो गुरुद्वारा बुढ़ा जोड़ है डाबला रायसिया नगर के अंदर एक गुरुद्वारा है, उसके अंदर प्रत्येक अमावस्या को मेला भरता है, लेकिन जो वर्ष का सबसे बड़ा मेला है वो श्रावण अमावस्या को भरता है। मार्गशीर्ष पूर्णिमा, मार्गशीर्ष पूर्णिमा को क्या होता है, मार्गशीर्ष पूर्णिमा को साथियों ध्यान रखना मानगढ़ धाम मेला है जो बांसवाड़ा के अंदर वो भरता है। चैत्र अमावस्या को घोटिया अम्बा का मेला भरता है बुढ़वा गांव बांसवाड़ा, घोटिया अम्बा का मेला बुढ़वा गांव बांसवाड़ा के अंदर। मार्गशीर्ष पूर्णिमा को मानगढ़ धाम मेला बांसवाड़ा के अंदर, कार्तिक पूर्णिमा को कपिल मुनि मेला कोलायत बीकानेर, ये बीकानेर के अंदर, और ये 2 मेले अपने बांसवाड़ा जिला दर्शन के अंदर विस्तार से पढ़ेंगे। देखिए अपने देखते हैं गुरुद्वारा बुढ़ा जोहड़ के बारे में संपूर्ण जानकारी देख लेते हैं अपने। इस प्रश्न का सही आंसर मैंने आपको बताया था श्रावण अमावस्या। ठीक है, आइए देखते हैं आगे गुरुद्वारा बुढ़ा जोहड़ के बारे में। गुरुद्वारा बुढ़ा जोहड़ मैंने आपको बताया था डाबला गांव रायसिया नगर तहसील श्रीगंगानगर के अंदर स्थापित गुरुद्वारा है। इसका निर्माण जो है बाबा फतेह सिंह के द्वारा करवाया गया था। मेला जो है यहाँ पर श्रावण अमावस्या को भरता है। राजस्थान में सिख धर्म का सबसे बड़ा गुरुद्वारा है ये। ठीक है, अगर पूछा जाए राजस्थान में सिख धर्म का सबसे बड़ा गुरुद्वारा कौन सा है तो गुरुद्वारा बुढ़ा जोहड़ डाबला गांव रायसिया नगर तहसील, निर्माण बाबा फतेह सिंह है, मेला श्रावण अमावस्या के दिन। इस प्रकार एक ही लाइन में पूरी की पूरी बात को याद करना सीख लीजिए, बहुत काम आएगी। आगे है जो सिख धर्म से ही संबंधित एक और बात है, साथ में ही पढ़ लेते हैं क्योंकि यहाँ पर सिख समुदाय की बात हो रही है श्रीगंगानगर के अंदर। तो ये है डाडा पंपाराम मेला, पंपाराम डेरा डाडा पंपाराम डेरा जो है ये विजयनगर के अंदर है, सिखों का ही धार्मिक स्थल है। और यहाँ पे मेला जो है ये है मेला फाल्गुन माह के अंदर 7 दिन का मेला भरता है। गुरुद्वारा बुढ़ा जोड़ में मेला श्रावण अमावस्या को, डाडा पंपाराम डेरा के अंदर मेला फाल्गुन माह में 7 दिवसीय मेला। आगे देखते हैं, आगे है अपनी स्क्रीन पर छठा प्रश्न। छठा प्रश्न कौन सा है साथियों, छठा ये है कि श्री गंगानगर जिले के साथ रेड क्लिफ रेखा की लंबाई कितनी है। श्री गंगानगर जिले के साथ रेड क्लिफ रेखा की लंबाई कितनी है, आप कमेंट करके उत्तर बताएं, मैं आपको चारों के बारे में विस्तार से बता देता हूँ। 464 है पहला आंसर, पहला ऑप्शन, सॉरी पहला ऑप्शन जो है 464 किलोमीटर है। 464 तो है ये जैसलमेर के साथ बनाती है, जैसलमेर। ठीक है, और 228 जो है ये बाड़मेर के साथ बनाती है। ठीक है, और 210 अपने गंगानगर के साथ बनाती है, और 168 जो है 168 वो बीकानेर के साथ बनाती है। ठीक है, ये 4 ऑप्शन है, चारों के बारे में मैंने आपको बता दिया। तो इस प्रश्न का सही आंसर आपको पता लग गया होगा कौन सा है। 210 किलोमीटर जो है रेड क्लिफ रेखा वो श्री गंगानगर जिले के साथ सीमा बनाती है। अब रेड क्लिफ रेखा क्या है इसके बारे में आइए अपने विस्तार से पढ़ लेते हैं संपूर्ण जानकारी।
तो देखिए रेड क्लिफ रेखा के बारे में। रेड क्लिफ रेखा की अगर स्थापना पूछी जाए तो 15 अगस्त 1947 को सर सिरिल रेडक्लिफ के द्वारा की गई। यानी ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा है भारत और पाकिस्तान के मध्य, जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है उसे रेडक्लिफ रेखा नाम दिया गया। क्यों दिया गया? क्योंकि सर सिरिल रेडक्लिफ ने इसकी स्थापना की थी। इसकी ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, मैंने आपको बताया। इसकी जो भारत के साथ कुल लंबाई है वो है 3310 किलोमीटर, लेकिन अपने यहाँ पे थोड़ी सी राजस्थान के लिए महत्वपूर्ण है तो याद रख लेते हैं। राजस्थान के साथ इसकी लंबाई है 1070 किलोमीटर, 1070 किलोमीटर जो है राजस्थान के साथ ये लंबाई सीमा बनाती है। श्री गंगानगर के साथ नहीं, सॉरी ये थोड़ा सा गलत हो गया, जैसलमेर के साथ है 464, गंगानगर के साथ है 210 किलोमीटर। यहाँ पे थोड़ा सा गलत टाइप हो गया, थोड़ा सही कर लेना। 210 किलोमीटर है ये। बीकानेर के साथ 168 है, जैसलमेर के साथ 464 है और बाड़मेर के साथ मैंने आपको बताया 228। ये थोड़ा सा गलत है, यहाँ पे सही कर लेना, 210 किलोमीटर आएगा ये, ठीक है। आगे है जो रेड क्लिफ रेखा की जो शुरुआत है वो हिंदूमल कोट श्री गंगानगर से होती है और जो इसका अंत है ये ब्राह्मणों की डाणी बाखासर नामक स्थान है बाड़मेर के अंदर, वहाँ पे इसकी जो अंत होता है। यानी ये उत्तर से जो राजस्थान का सबसे उत्तरी पॉइंट है कोणा गांव के पास ही हिंदूमल कोट श्री गंगानगर से ये शुरुआत होती है और ब्राह्मणों की डाणी बाखासर बाड़मेर तक 1070 किलोमीटर की सीमा बनाती है ये। श्री गंगानगर के साथ 210, उसके बाद में आता है बीकानेर के साथ 168, जैसलमेर के साथ 464, बाड़मेर के साथ 228। सबसे कम सीमा बीकानेर, सबसे ज़्यादा सीमा जैसलमेर, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कि रेड क्लिफ रेखा के सबसे नज़दीक जिला मुख्यालय कौन सा है तो श्री गंगानगर आ जाएगा। यहाँ पे थोड़ा सा ये लिखा नहीं हुआ है, आप नोट कर लेना, थोड़ा सा लिख लेना कि रेड क्लिफ रेखा के सर्वाधिक नज़दीक जिला मुख्यालय कौन सा है तो श्री गंगानगर है और सर्वाधिक दूर कौन सा है बीकानेर है, ठीक है। आगे देखते हैं। आगे है साथियों अपनी स्क्रीन पर 7वां प्रश्न। 7वां प्रश्न क्या है? 7वां प्रश्न ये है कि निम्न में से कौन सा पुरातात्विक स्थल श्री गंगानगर जिले में स्थित है। पुरातात्विक स्थल मतलब सभ्यता, कौन सी सभ्यता जो है वो श्री गंगानगर के अंदर स्थित है। निम्न ये 4 ऑप्शन है, इनमें से कौन सी है आप कमेंट करके बताएं, मैं आपको बता देता हूं तब तक। बेराट तो आपको पता है जयपुर के अंदर स्थित है। कहाँ स्थित है? बेराट है, बेराट अपनी जयपुर में है। और बागोर आपको पता है भीलवाड़ा में है। और कालीबंगा जो है वो हनुमानगढ़ में है, ठीक है। और बरोर अपनी है जो ये गंगानगर जिले के अंदर है, ठीक है। ये ध्यान दे लेना, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बरोर हो जाएगा। बेराट तो जयपुर, बागोर भीलवाड़ा, कालीबंगा हनुमानगढ़ और बरोर जो है ये गंगानगर जिले के अंदर स्थित सभ्यता स्थल है, पुरातात्विक स्थल है। अब अपने जो बरोर पुरातात्विक स्थल या फिर बरोर सभ्यता के बारे में विस्तार से पढ़ते हैं, तो आइए देखते हैं। बरोर सभ्यता के बारे में पढ़ लेती है। बरोर मैंने आपको बताया श्री गंगानगर जिले में स्थित है। और बरोर सभ्यता के बारे में जो बहुत ही महत्वपूर्ण या फिर इम्पोर्टेंट बात है वो अपने ये है कि राजस्थान की एकमात्र ऐसी सभ्यता है ये जहाँ से काली मिट्टी के मर्द भांड प्राप्त हुए हैं। काली मिट्टी के मर्द भांडों का क्या मतलब हो गया? यानी काली मिट्टी के बर्तन प्राप्त हुए हैं। ये राजस्थान के अंदर किसी भी और सभ्यता से प्राप्त नहीं हुई है काली मिट्टी के बर्तन, ठीक है। सरस्वती नदी के अवशेष अगर पूछे आपसे किस सभ्यता के रूप में मिलते हैं तो ये बरोर सभ्यता के रूप में मिलते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं। आगे आपकी स्क्रीन पर 8वां प्रश्न है राजस्थान में गंग नहर की कुल लंबाई, गंगा लिखा गया ये है गंग नहर की कुल लंबाई कितनी है? तो गंग नहर की कुल लंबाई राजस्थान के अंदर पूछी गई है। पहला ऑप्शन 17 किलोमीटर है, दूसरा 129 किलोमीटर, तीसरा 112 और चौथा 1280। अब आप कमेंट करके बताएं, तब तक मैं आपको चारों ऑप्शनों के बारे में बता देता हूँ थोड़ा, बाकी अपने आगे पढ़ लेंगे विस्तार से। 1280 तो क्या है साथियों? जो गंग नहर की वितरिकाओं या फिर शाखाओं सहित जो कुल लंबाई है वो तो है 1280। और 112 तो है इसकी पंजाब के अंदर, और 129 है जो वो तो कुल लंबाई हो गई सारी। लेकिन अपने से पूछा गया है राजस्थान में गंग नहर की लंबाई मात्र और मात्र 17 किलोमीटर ही है।
इसकी शाखाएं जो है उनकी लंबाई थोड़ी ज़्यादा है, 1280 जो शाखाओं सहित है ये तो सारी। अगर पंजाब में कुल वैसे 29 ही है और राजस्थान के अंदर 17 किलोमीटर है। तो आगे देखते हैं, जो गंगा नहर के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा साथियों? इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो हो जाएगा 17 किलोमीटर। ठीक है, तो आइए आगे देखते हैं। आगे है गंगा नहर। गंगा नहर भारत की प्रथम सिंचाई परियोजना है। राजस्थान की ही नहीं, पूरे भारत की जो प्रथम सिंचाई परियोजना है वो कौन सी है? गंगा नहर है। गंगा नहर का उपनाम है श्री गंगानगर की जीवनदायिनी, क्योंकि यह जो श्री गंगानगर की प्रमुख नहर है तो इसे श्री गंगानगर की जीवनदायिनी बोलेंगे। इससे पहले श्री गंगानगर जिले के अंदर पानी का और कोई स्रोत ही नहीं हुआ करता था। यही महाराजा गंगा सिंह जो है ये गंगा नहर लाए श्री गंगानगर के अंदर, और उसके बाद में यहाँ पे जो है लोग निवास करने लगे। पहले यहाँ पे खेती नहीं होती थी, जिस कारण इसे श्री गंगानगर की जीवनदायिनी बोला जाता है। अगर गंगा नहर के निर्माण की बात करें तो इसका निर्माण 1922 से लेकर 1927 के अंदर हुआ और महाराजा गंगा सिंह के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया। महाराजा गंगा सिंह को आधुनिक राजस्थान का भागीरथ बोला जाता है। अगर आपसे निर्माता पूछे तो मैंने आपके राजस्थान के नवीनतम जिले जब टॉपिक करवाया था तब आपको बताया था कि आधुनिक राजस्थान का निर्माता मोहनलाल सुखाड़िया को बोला जाता है, और आधुनिक राजस्थान और आधुनिक भारत का भागीरथ महाराजा गंगा सिंह को बोला जाता है। गंगा नहर से संबंधित एक और बात है, 5 सितंबर 1921 को क्या हुआ था साथियों? इस दिन गंगा नहर की नींव रखी गई थी। महाराजा गंगा सिंह के द्वारा शिवपुरी हेड हुसैनीवाड़ा पंजाब से ये नहर आती है, वहाँ पे इसकी जो नींव है वो रखी गई थी महाराजा गंगा सिंह के द्वारा 5 सितंबर 1921। 4 सितंबर 1920 को क्या हुआ? ये तो 5 सितंबर 1921 है, इससे 1 साल और 1 दिन पहले यानी 4 सितंबर 1920 को क्या हुआ? इस दिन सतलज घाटी समझौता हुआ। ये समझौता जो है पंजाब, बहावलपुर और बीकानेर रियासत के मध्य हुआ। पंजाब रियासत थी उस टाइम, बहावलपुर वर्तमान में जो है पाकिस्तान का एक जिला है, पाकिस्तान की जिला है, लेकिन उस टाइम बहावलपुर रियासत होती थी, क्योंकि उस टाइम तो पाकिस्तान था ही नहीं, हिंदुस्तान हुआ करता था। पाकिस्तान तो 1947 में बना था। तो उस टाइम बहावलपुर रियासत, बीकानेर रियासत और पंजाब रियासत के मध्य सतलज घाटी समझौता हुआ था। सतलज घाटी समझौता जो है, गंगा नहर का पानी यानी राजस्थान में आता है, तो सतलज का पानी राजस्थान में लाने के लिए कौन सा समझौता हुआ? तो सतलज घाटी समझौता हुआ। कब हुआ? 4 सितंबर 1920। आगे देखते हैं साथियों, आगे है 26 अक्टूबर 1927। 26 अक्टूबर 1927 को गंगा नहर बनकर तैयार हो गई और इसका उद्घाटन हुआ। गंगा नहर का उद्घाटन कब हुआ? 26 अक्टूबर 1927 को। ये जो उद्घाटन हुआ था वो हुआ था वायसराय लॉर्ड इरविन के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था। ये उद्घाटन कहाँ हुआ? ये उद्घाटन हुआ था शिवपुरी हेड फतुही नामक स्थान श्री गंगानगर का था, वहाँ पे ये उद्घाटन हुआ था। कुल लंबाई की अगर बात करें तो 129 किलोमीटर है, राजस्थान में 17 किलोमीटर है, पंजाब में 112 किलोमीटर है। वितरिकाओं सहित या फिर शाखाओं सहित कुल लंबाई 1280 किलोमीटर है। प्रमुख शाखाओं की बात करें तो लक्ष्मी नारायण है, लालगढ़ है, करणजी है, समेजा कोठी है। समेजा कोठी नामक स्थान है, लेकिन यहाँ पे जो शाखा है वो समेजा शाखा है। ठीक है, लक्ष्मी नारायण, लालगढ़, करणजी, समेजा शाखा, ये 4 जो है गंगा नहर की प्रमुख शाखाएं हैं, याद रखना। आगे अपने देखते हैं इसका प्रवाह क्षेत्र। ठीक है, प्रवाह क्षेत्र जो है ये फिरोजपुर हेड हुसैनीवाड़ा पंजाब से, तो इसका क्या हुआ? उद्गम हुआ। फिरोजपुर हेड हुसैनीवाड़ा पंजाब से क्या होता है? गंगा नहर का उद्गम होता है। उसके बाद में ये प्रवेश करती है राजस्थान के अंदर। खक्खा गांव श्री गंगानगर से राजस्थान में प्रवेश किया। उसके बाद में ये शिवपुर जो गंगानगर के अंदर स्थान है, शिवपुर के बाद में ये आती है गंगानगर के बाद में ये आती है जोरावरपुर, उसके बाद में पदमपुर, उसके बाद रायसिया नगर, उसके बाद पदमपुर, उसके बाद रायसिया नगर और उसके बाद स्वरूपसर और उसके बाद अनूपगढ़। ये थोड़ा सा क्रम है साथियों, याद रख लेना, महत्वपूर्ण है। फिरोजपुर हेड हुसैनीवाड़ा पंजाब से तो उद्गम, खक्खा गांव श्री गंगानगर से राजस्थान में प्रवेश, शिवपुर, गंगानगर, जोरावरपुर, पदमपुर, रायसिया नगर, ये थोड़ा साथियों यहाँ पे थोड़ा ध्यान देना, गलत हो गया। शिवपुर, उसके बाद गंगानगर, जोरावरपुर, पदमपुर, यहाँ पे रायसिया नगर। ये जो
रायसे नगर के बाद में पदमपुर और रायसे नगर 2 बार गलत लिखा गया है। रायसे नगर के बाद में ये आती है स्वरूपसर और स्वरूपसर के बाद में अनूपगढ़ आती है। ठीक है, यहाँ पे ये थोड़ा सा गलत है, सही कर लेना इसे। खक्का गांव श्री गंगानगर के अंदर राजस्थान में प्रवेश होता है। शिवपुर, गंगानगर, जोरावरपुर, पदमपुर, रायसे नगर, स्वरूपसर, अनूपगढ़। ठीक है, उसके बाद में आगे थोड़ा सा देख लेते हैं। मैंने आपको बताया महाराजा गंगा सिंह के बारे में कि आधुनिक भारत या फिर आधुनिक राजस्थान का भागीरथ बोला जाता है गंगा सिंह को। महाराजा गंगा सिंह को आधुनिक भारत या आधुनिक राजस्थान का भागीरथ बोला जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं साथियों। आगे गंग नहर लिंक चैनल है एक, वो तो अपने गंग नहर के बारे में पढ़ा, लेकिन ये क्या है, गंग नहर लिंक चैनल है। इसका निर्माण 1984 के अंदर हुआ। गंग नहर का निर्माण 1922 से 1927, 1927 में निर्माण पूर्ण हुआ था। लॉर्ड इरविन के द्वारा जो शिवपुरी फतुही श्रीगंगानगर के अंदर उद्घाटन कर दिया गया था। उसका उद्गम तो होता है उसे नीवाड़ा पंजाब से, फिरोजपुर हेड से, लेकिन गंग नहर लिंक चैनल का उद्गम जो है वो लोहागढ़ हरियाणा से, लोहागढ़ हरियाणा से गंग नहर लिंक चैनल का उद्गम होता है। 1984 के अंदर इसका निर्माण किया गया और इसका गंग नहर में जो विलय होता है वो होता है साधुवाड़ी श्री गंगानगर से। कुल लंबाई है 80 किलोमीटर। उसकी कुल लंबाई जो है वो 129 किलोमीटर बताई थी मैंने आपको। पंजाब में 112, वितरीगांव सहित कुल 1280 और राजस्थान में 17, लेकिन इसकी कुल लंबाई 80 किलोमीटर है। गंग नहर के पुनर्निर्माण के दौरान इस जिले में सिंचाई की व्यवस्था करने के लिए जो निर्माण किया वो किसका किया, गंग नहर लिंक चैनल, यानी गंग नहर का पुनर्निर्माण हो रहा था उस टाइम। लोहागढ़ हरियाणा से एक लिंक चैनल यानी लिंक साथ में जोड़कर एक और नहर बनाई गई और उसका जो साधुवाड़ी श्री गंगानगर मिलाकर इसका विलय कर दिया। यानी जो लोहागढ़ हरियाणा से लेकर के ये साधुवाड़ी तक जो नहर का पुनर्निर्माण हुआ था उस टाइम इसका निर्माण इस गंग नहर लिंक चैनल का निर्माण किया गया था 1984 के अंदर। तो साथियों आगे देखते हैं। आगे है राजस्थान में घग्गर नदी का अंतिम बिंदु कौन सा स्थान है। साथियों ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। घग्गर नदी राजस्थान की आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी है। तो घग्गर नदी वैसे तो ये हनुमानगढ़ की प्रमुख नदी है। हनुमानगढ़ जिला दर्शन में इसके बारे में संपूर्ण जानकारी पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा अपने मेन जो टॉपिक मेन जो गंगानगर जिले से संबंधित बातें हैं वो पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो देखिए ये आपके सामने 4 ऑप्शन है। 4 ऑप्शन में से आप कमेंट करके उत्तर बताएं, तब तक मैं आपको इसके बारे में 4 ऑप्शनों के बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी बता देता हूँ। पहला ऑप्शन है फोर्ट अब्बास। फोर्ट अब्बास तो है जो गंगा नहर का पाकिस्तान के अंदर अंतिम बिंदु है। बिंजौर जो राजस्थान में अंतिम बिंदु है और अनूपगढ़ के अंदर है। बिंजौर अनूपगढ़ में लैला मजनू की मजार भी है। यह इस प्रश्न का सही आंसर है। पल्लू तो हनुमानगढ़ के अंदर है। कालीबंगा तो इस नदी पर स्थित सभ्यता स्थल है। आगे देखते हैं जो घग्गर नदी है, घग्गर नदी के बारे में अपने विस्तार से पढ़ेंगे आगे। तो आइए देखते हैं घग्गर नदी के अगर उद्गम स्थल पूछा जाए तो उद्गम हो जाएगा शिवालिक की पहाड़ियाँ। हिमाचल प्रदेश से इस नदी का उद्गम होगा और पंजाब के बाद हरियाणा के बाद में हनुमानगढ़, उसके बाद में श्री गंगानगर और श्री गंगानगर के बाद में पाकिस्तान। ठीक है, ये इसका प्रवाह क्षेत्र हो जाएगा। उद्गम शिवालिक की पहाड़ियाँ हिमाचल प्रदेश, ये थोड़ा सा महत्वपूर्ण याद रखना। पंजाब के बाद हरियाणा के बाद हनुमानगढ़ के बाद में श्रीगंगानगर और श्रीगंगानगर के बाद में पाकिस्तान। यानी ये पाकिस्तान भी जा रही है, देश क्रॉस कर रही है एक। यानी राजस्थान की एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय नदी पूछा जाए तो कौन सी है, घग्गर नदी है। राजस्थान में प्रवेश तलवाड़ा गांव टिब्बी तहसील हनुमानगढ़ से होता है। राजस्थान में प्रवेश तलवाड़ा गांव टिब्बी तहसील हनुमानगढ़ से होता है। राजस्थान में अगर इसका अंतिम बिंदु पूछा जाए तो अंतिम बिंदु हो जाएगा बिंजौर अनूपगढ़। लैला मजनू की मजार भी बिंजौर अनूपगढ़ के अंदर है। पाकिस्तान में अंतिम बिंदु पूछा जाए तो फोर्ट अब्बास है। और घग्गर नदी का राजस्थान में उपनाम क्या है, तो उपनाम है नाली का बोला जाता है। ये थोड़ा सा याद रख लेना, बाकी आप PDF में से दोबारा पढ़ लेना। कुल लंबाई अगर पूछी जाए घग्गर नदी की तो कुल लंबाई हो जाएगी 465 किलोमीटर और राजस्थान के अंदर पूछी जाए तो 100 किलोमीटर हो जाएगी। आपको बताया राजस्थान की एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय नदी, क्योंकि ये एक देश पार कर रही है, पाकिस्तान के अंदर जा रही है। राजस्थान की आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी, क्योंकि इतनी लंबाई और किसी आंतरिक प्रवाह की नदी की नहीं है, 465 किलोमीटर।
तो ये घग्गर नदी आपको पूरा जो गंगानगर ज़िले की महत्वपूर्ण बातें थी वो तो पूरी अपने पढ़ ली, थोड़ी बहुत और बातें हैं वो आइए अपने कर लेते हैं। तो देखिए, श्री गंगानगर जिले का प्राचीन नाम रामनगर था। 1927 में जब महाराजा गंगा सिंह के द्वारा यहाँ गंग नहर लाई गई तो इसका नाम बदलकर गंगानगर रख दिया गया। राजस्थान का सबसे उत्तरी बिंदु है कोणा गांव, श्री गंगानगर के अंदर है। गजसिंहपुरा जो है यह कृषिगत औजारों के लिए प्रसिद्ध स्थान है, मैंने आपको पहले ही बता दिया। तो आज अपने गंगानगर जिले के बारे में पूरा पढ़ लिया। तो धन्यवाद साथियों, मिलते हैं एक और नए जिला दर्शन के साथ। तब तक आप कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी, और वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने साथियों को शेयर करें ताकि वो भी ये जिला दर्शन की अपनी जो क्लासेस चलेगी इनका फ़ायदा उठा सकें। तो मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। धन्यवाद साथियों।